बहरहाल रेयान विलियम की ख्वाहिश थी कि इमरान और रेयान ग्रुप का ताल्लुक पोशीदा ही रहे। इमरान ने रेयान विलियम से चंद लाख रुपए मंगवाए जो फौरन ही इमरान को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। इसके लिए जिलानी का अकाउंट नंबर इस्तेमाल हुआ। अस्पताल से नुसरत के आर्जी डिस्चार्ज के लिए रकम बयाना भिजवाने की जरूरत पेश आ सकती थी। सरवत वाला मामला बड़ी तेजी से एक नई करवट ले रहा था। सरवत ऑस्ट्रिया से वापस आ रही थी और यहाँ उसका शौहर यूसुफ फारूकी उसके इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ था। अपनी टीन एजर जर्मन बीवी से जख्म खाने के बाद उस सरवत का ख्याल आया था। उसे एहसास हुआ था कि उसने सब कुछ नहीं खोया, बहुत कुछ उसके पास है और जो कुछ उसके पास है वो भी कम पुरकशिश नहीं। मैं और इमरान देख रहे थे वो फर्नीचर मार्ट पर मुख्तलिफ अशिया का जायजा लेने में मसरूफ था। बहरहाल उसने 2 कुर्सियां और सागवानी झूला खरीदने पर ही इक्तिफा किया। इमरान ने कहा इससे राब्ता करो थाबी, इसको मजीद जानने में मदद मिलेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मामले से दूर रहूं। यार फिर वही दुलीप कुमारी, मैं राधा के जीवन पर अपनी छाया वगैरह वगैरह। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि यूसुफ फारूक हो गया। 2 मुलाजिम पैक शुदा झूला लेकर बरकी सीढ़ियों की तरफ चले गए। यूसुफ भी लंबे ढक भरता हुआ खारजी रास्ते की तरफ बढ़ा। मुझे ये खतरा नहीं था कि मुझे पहचान पाएगा। बेशक एक मरतबा फोन पर उससे बात हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे शक्ल से नहीं जानता था। मगर जब वो करीब से गुजरा तो मुझ पर एक तायराना नजर डालने के बाद थोड़ा सा चौंक आया। मैं गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर हैं। कुछ कदम आगे जाकर वो रुका और फिर पलटकर हमारी तरफ आ गया। उसकी तेज निगाहें अब भी मुझ पर थीं। मेरे पास आया और मुस्कुरा कर बोला, माफ कीजिए, मुझे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं देखा है आपको? मैंने उठकर उससे मुसाफा किया। उसके हाथ नरम थे और अंदाज में गहरा एतमाद था। आपका उस्मान साहब की फैमिली से तो ताल्लुक नहीं है? उस्मान साहब जो मैकलोड रोड पर केमिकल्स का स्टोर भी चलाते थे? उसने पूछा। उस्मान सरवत के वालिद मरहूम का नाम था। मैंने दिल में उसकी तेज निगाही की दाद दी थी और कहा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। आप जिन उस्मान साहब का जिक्र कर रहे हैं वो रिश्ते में मेरे खालू थे। ओ गॉड, आप ताबिश तो नहीं है? उसकी भूरी आंखों में बेपनाह चमक उभर आई। हाँ, मेरा नाम ताबिश है। मैंने फैमिली एल्बम में आपकी तस्वीरें देखी हैं, एक आध फैमिली वीडियो में भी आपको देखा है। वंडरफुल। मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि इस तरह आपसे मुलाकात हो जाएगी। और आपकी तारीफ? मैंने अनजान बनकर पूछा। वह एक बार फिर मुस्कुराया। मुस्कुराते उसकी आंखों में आस पास सिलवटें पड़ती थी। आप मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। चंद दिन पहले फोन पर आपसे तफसीली बात हो चुकी है। मैंने आपसे मुलाकात की ख्वाहिश भी की थी। मैंने कहा, कहीं आप यूसुफ तो नहीं, सरवत के हस्बैंड? उसने एक बार फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आप जनाब ने बिल्कुल ठीक पहचाना। जबरदस्त, मैंने कहा। आपकी नजर वाकई काफी तेज है। चंद तस्वीरों की मदद से आपने मुझे शनाख्त कर लिया, और तस्वीरें भी 4-5 साल पुरानी होगी। कुछ चेहरे होते हैं जिन पर वक्त की धूल ज्यादा नहीं पड़ती, और पड़ती भी है तो जमती नहीं। आपको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि आपका ताल्लुक किसी तौर सरवत की फैमिली से है। कुछ देर बाद इमरान भी इस गुफ्तगू में शरीक हो गया। मैंने उसका तारुफ अपने दोस्त के तौर पर कराया। चेलानी इमरान के इशारे पर मौका से खिसक चुका था। हम वही कैफेटेरिया में बैठ गए। मैंने 3 कप कोल्ड कॉफी मंगवाई। यूसुफ ने मुझे बयाना की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया और बताया कि सरवत और नुसरत इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ रही हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इस खबर का इल्म नहीं? मैंने इनकार में जवाब दिया। वो बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाने वाला शख्स था और तवातुर से बात कर रहा था। इस सिलसिले में इमरान भी कुछ कम नहीं था। वो बातों का चैंपियन था। आध पौन घंटे के अंदर ही दोनों ने कई मौज़ूआत छेड़े और समेटे। यूसुफ मेरे और इमरान के कारोबार के हवाले से टो लेना चाहता था। मैंने उसे बताया कि हम एक दोस्त के साथ मिलकर कार डीलिंग कर रहे हैं। जेल रोड पर हमारा शोरूम है। दरअसल जिलानी का शोरूम था। इमरान कभी कभार वहां जा बैठता था। कारों और गाड़ियों की बात चली तो यूसुफ ने बताया कि उसे खूबसूरत और यूनिक गाड़ियों का शौक है। उसने कहा, मेरे पास 75 मॉडल की एक शानदार मर्सिडीज है जो काफी अरसे से एक अहम सियासी शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल भी रही है। उसने हमें गाड़ी की तफसील बताई। इमरान मुतासर हुआ। उसने कहा, किसी वक्त हमें दिखाइए। तो बोला, किसी वक्त क्यों, आपके पास वक्त है तो अभी चलिए मेरे साथ गार्डन टाउन। वहीं बैठे बैठे यूसुफ के घर चलने का प्रोग्राम बन गया। यूं लगता था कि वो हम पर अपनी अमारत का रोब भी डालना चाहता है। इसके अलावा उसे मेरे बारे में काफी जुस्तजू थी। इमरान और मैं टैक्सी में यहाँ तक आए थे, लेकिन इमरान ने यूसुफ को बताया कि हमारी हुंडा सिटी पार्किंग में खड़ी है और ड्राइवर उसे खुद ही ले आएगा। हम यूसुफ की शानदार टोयोटा में बैठे और उसके साथ उसके घर पहुंच गए। ये 2 बजे का वक्त था। मौसम खुशगवार था। यही वो घर था जहां मैं नुसरत का पीछा करते हुए पहुंचा था और फिर मैंने सरवत की पहली झलक भी देखी थी। वो झलक जो मुझे कई बरस के जानलेवा इंतजार के बाद नसीब हुई थी। मुझे ज्यादा खतरा मुलाजमा हमीदन की तरफ से था। अगर वो घर में मौजूद होती और हमें पहचान कर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार करती तो मसला खड़ा हो सकता था। बहरहाल खैरियत गुजरी। हमीदन की अकल का इम्तिहान ही नहीं हुआ। वो घर में मौजूद नहीं थी, कम अज कम हमें तो दिखाई नहीं दी।
मेरी मालूमात के मुताबिक यूसुफ का यह घर किराए का था। इसका जाती शानदार घर करीब ही एक पोश इलाके में बन रहा था। फिर भी इस रहायशगाह को उसने खूब सजाया हुआ था। गालिबन इस सजावट की एक वजह सरवत की आमद भी थी। सरवत जिसके हवाले से यूसुफ का हक के मलकियत और एहसास मोहब्बत अचानक जाग गया था। कोठी के कॉरिडोर में रंग रोगन हो रहा था। गरासी लानों को खूबसूरती से तराशा गया था। यूसुफ ने हमें कमरे के अंदरूनी हिस्से दिखाए, यहाँ तक कि बेडरूम भी दिखाया दिया। बेडरूम को बड़े लग्जरी अंदाज में तैयार किया गया था। बेड अपनी सहूलतों के एतबार से जबरदस्त था। यहाँ एक दीवार पर यकीन हाल ही में सरवत की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई थी। ये वही तस्वीर थी जिसका जिक्र हमीदन ने मुझसे किया था। यूसुफ ने मुझे मुखातिब किया और मुस्कुरा कर बोला, ताबी साहब, आपने पहचान लिया होगा, ये है आपकी कज़न और मेरी अहलिया सरवत। 2-4 दिन में यहाँ पहुँच आएंगे, फिर आपको खाने पर बुलाएंगे। बल्कि मेरा तो प्रोग्राम बन रहा है कि सरवत की आमद पर एक छोटी सी तकरीब कर दी जाए, एक मज़ेदार सा गेट टुगेदर। अच्छी बात है, मैंने कहा। वो कमरे की आराइश और फर्नीचर वगैरह के बारे में मालूमात फराहम करने लगा। मुझे यूँ लगा जैसे वो मुझे ये बेडरूम दिखाकर और इस कोठी में घुमा फिरा कर लुत्फ ले रहा है, जैसे इस नमूदो नुमाइश से उसके किसी अंदरूनी जज्बे की तस्कीन हो रही है। इसी दौरान में उसके फ़ोन पर कॉल आ गई। उसने कॉल अटेंड की। थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि सरवत की कॉल है। सरवत उससे किसी मुलाजिम के बारे में बात कर रही थी जिसकी बीवी को कल फालज हुआ था। वो यूसुफ से कह रही थी कि वो उसकी माली मदद करे। 3-4 मिनट ये बात जारी रही। फिर बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर यूसुफ ने कहा, सरवत, तुम्हारे एक जानने वाले मेरे पास मौजूद हैं, जो इनसे बात करो और पहचानो। उसने एकदम सेल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था, चंद लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। दूसरी तरफ से सरवत की मुतरन्नम आवाज़ आ रही थी, हेलो, कौन? मैंने खनकार का गला साफ किया, हेलो, कैसी हैं आप? सरवत ने एक लहजे में आवाज़ पहचान ली। इसके साथ उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने 2-3 बार हेलो कहा, फिर ये कहते हुए फ़ोन यूसुफ की तरफ बढ़ा दिया। शायद लाइन कट गई है। हाँ, लंबे फासले की कॉल में लाइन अक्सर कट जाती है और कभी सिर्फ महसूस होता है कि कट गई है। उसका लहजा बज़ाहिर आम था, मगर उसकी तय में मानी कैसी छुपी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि सरवत को इस तरह बेवजह फ़ोन बंद नहीं करना चाहिए था। शायद वो आवाज़ बागता हो गई थी। हम करीबन 1 घंटा यूसुफ के साथ रहे। इसने शानदार चाय पिलाई। अपनी गुफ्तगू में उसने कहीं अपने रुस्वाकुन मोहब्बत का जिक्र नहीं किया, ना ही हमें बताया कि उसकी चहेती जर्मन बीवी भी उसके साथ इस घर में रहती थी। इस चहेती बीवी की सिर्फ एक निशानी हमें यहाँ नजर आई। एक शेफर्ड कुत्ता था जो डाग हाउस में गोश्त पर मुंह मार रहा था। हमीदन के मुताबिक ये ग्रिस का कुत्ता था। वो शौहर की तरह इस कुत्ते को भी गैर अहम जानकर यहाँ छोड़ गई थी। यूसुफ हमें खाना भी खिलाना चाहता था, मगर मुझे मुलाजमा हमीदन की तरफ से अंदेशा था। हमने खाने से मुआज़त की। यूसुफ ने हमसे वादा कर लिया कि सरवत और नुसरत की आमद पर अगर पार्टी अरेंज हुई तो हम दोनों इसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। मुझसे पहले इमरान ने वादा कर लिया। मैंने कोल्ड पिस्टल एक रबड़ बैंड के जरिए अपनी पिंडली से बांध रखा था। इस पिस्टल का हल्का सा उभार पेंट में से नजर आता था। मुझे शुरू से आखिर तक यही फिक्र रही कि कहीं उभार यूसुफ की निगाहों में न आ जाए। इमरान 10 मिनट पहले ही फ़ोन करके जिलानी को हदायत दे चुका था कि वो होंडा सिविक लेकर गार्डन टाउन पहुंचाए। उसने यूसुफ का एड्रेस भी भिजवा दिया था। करीबन 15 मिनट बाद हम होंडा सिविक पर यूसुफ से रुखसत हो रहे थे। मेरे फ़ोन पर बार बार आतिफ की कॉल आ रही थी। मैंने गाड़ी में बैठकर कॉल अटेंड की। आतिफ की परेशान आवाज़ सुनाई दी, भाईजान, वो आंटी जमीला जाग गई हैं, बहुत फिक्रमंद हैं, मुसलसल रो रही हैं। उनका ख्याल है कि इनकी बेटी महनाज को कुछ हो गया है और हम लोग उनसे छुपा रहे हैं। वो बार बार उसे फ़ोन भी कर रही हैं, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, तुम इनके पास बैठो और बातों में लगाओ। 10-15 मिनट बाद हम डिफेंस वाली कोठी में मौजूद थे। आंटी जमीला वाकई रो रो कर हलकान हो रही थी। दर हकीकत उनकी बीमारी की वजह भी बेटी का रवैया ही था। अब बेटी की गुमशुदगी ने इन्हें मजीद तबाहाल कर दिया था। इन्होंने इमरान को कंधों से थाम कर झंझोड़ना शुरू कर दिया। तुम लोग मुझे ठीक बात बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है मेरी महनाज के साथ? कहाँ गई है वो? उससे जो कभी इस तरह अपना फ़ोन बंद नहीं किया था, वो खबीस जलाली भी फ़ोन नहीं उठा रहा। अल्लाह करे मर गया वो, जनाजा निकल जाए उसका। उसने मेरी बेटी को तमाशा बना दिया है। पता नहीं क्या तावीज़ खोल कर पिला दी है उसे। वो एक बार फिर जलाली को कोसने लगी। इमरान ने कहा, आंटी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महनाज के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। वो खतरे से बच कर निकल गई है। आप खुद सोचें, अगर वो किसी मुसीबत में आ गई होती तो फिर उसे ढूंढने वाले अस्पताल क्यों आते और आपको पकड़ने की कोशिश क्यों करते? वो असल में डॉक्टर महनाज ही को तलाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा किसी का? अगर किसी को दुश्मनी उस खबीस बुड्ढे के साथ है तो उसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? हम उसे कैसे बताते कि इस खबीस बुड्ढे की बीवी है और उसकी हर अच्छाई बुराई में उसकी हिस्सादार बन चुकी है। अल्फाज़ दीगर वो इस सारे मामले में पूरी तरह मुलव्विस हो चुकी है। हम दोनों ने आंटी से तसल्ली तशफ़ी की बातें की और उन्हें काफ़ी हद तक पुरसुकून कर दिया। मैंने कहा, आंटी आप अपना सेल फ़ोन हर वक्त खुला रखें।
किसी भी वक्त डॉक्टर साहिबा की कॉल आपके नंबर पर आ सकती है। इमरान ने कहा, इसके अलावा आप 1-2 SMS भी उसे करते। मुझे नहीं करना आता, आंटी जमीला ने अश्क बार लहजे में कहा। इमरान ने आंटी जमीला की तरफ से 2 SMS महनाज के नंबर पर भेज दिए। उनमें आंटी की बीमारी का जिक्र था, अस्पताल का जिक्र था और महनाज से कहा गया कि वो फौरन राब्ता करें। आंटी को वो दवाएं जुबानी याद थीं जो इन्हें अस्पताल में दी जा रही थी। आतिफ ने बाजार से वो दवाएं ला दी थीं। फरा ने हमारे सामने आंटी को दवा खिलाई। कुछ ही देर बाद वो गनूदगी महसूस करने लगी। इनको आराम देने के पेश नज़र हम उनके कमरे से निकल आए। फरा ने कहा, रात का खाना तैयार है, ड्राइंग रूम में आ जाए। क्या पकाया है हमारी बहन ने? इमरान ने पूछा। आपकी बहन ने नहीं, आपकी उन्होंने पकाया है। जबरदस्त किस्म के कीमा करेले, साथ में दही की नमकीन लस्सी और गर्म गर्म रोटियां। इमरान बोला, अगर ये एहतमाम शाहीन ने किया है तो फिर उसने जरूर इसमें जहर मिलाया होगा। जहर नहीं जी, मोहब्बत मिलाई है। वो आपकी नाराजगी दूर करना चाहती हैं। मेरी बहन, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, जख्म तो खरबूजे ही को लगना है ना। पहली नाराजगी दूर होगी तो फिर अगली लड़ाई के लिए जगह बनेगी ना। क्या जबरदस्त शेर कह गए हैं इस बारे में मौलाना हजरत मोहानी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के तमाही खोरे कित्थे रह गया। फरा और आतिफ हंस हंस कर दौरे होने लगे। इन्हें हंसते देखकर बालू बेवजह कुलकारियां मारने लगा। फरा ने कहा, इमरान भाई ये शेर तो नहीं है, और ये नहर के पुल की बात कहां से आ गई? वो फलसफाना अंदाज में बोला, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, और यहाँ तो मोहब्बत भी है और जंग भी। मैंने कहा, वाकई मोहब्बत वाले ऊंट की कोई कल सीधी नहीं होती। अब यही देखो, वो बेचारी तुम्हारी वजह से दुखी भी हुई है और तुम्हें मनाती भी है, तुमसे मुआफी भी मांगती है। बहुत खूब। इमरान ने दीदे ने चाहे। उसने मुझे रंगा मारकर गिराया, मेरे सीने पर सवार हुई, मेरे बाल नोचे, और तुम अब भी मुझे ही जाबर खान करार दे रहे हो। ठीक ही कहा था फलस्तीनी रहनुमा ब्रूसली ने, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। ब्रूसली फलस्तीनी रहनुमा नहीं था और ना ही उसने कोई ऐसी बात कही थी। आतिफ मुस्कुराया। ओए मच्छर, अगर तुम हजरत मोहानी के शेर पर नहीं बोले तो ब्रूसली के मकूले पर तुम्हें क्यों तकलीफ हुई है? ये तो सरासर नस्ली तासुब है, बल्कि हरवल भरशाट है। हरवल भरशाट ये क्या होता है इमरान भाई? आतिफ ने पूछा। मैंने इमरान का गिरबान पकड़ लिया। अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, वरना मैं खोसा जड़ दूंगा। इससे पहले कि बाकायदा हमारी झींगा मुश्ती शुरू हो जाती, किचन के दरवाजे पर शाहीन नमूदार हुई और हम एक दूसरे से अलाता हो गए। फरा और आतिफ मुसलसल हंस रहे थे। शाहीन ने वाकई नहायत मजेदार खाना पकाया था। कौन कह सकता था कि सर्कस में जिस्मानी करतब दिखाने वाली ये होश रुबाल लड़की घर गृहस्थी भी कर सकती है। शाहीन और इमरान की सुलह की खुशी में मैंने सबको आइसक्रीम खिलाई और इर्द गिर्द की गंभीर परेशानियों से खुद को जुदा करके कुछ अच्छा वक्त गुजारा। बालू इस नए माहौल में बहुत खुश था। वो अपनी तोतली जुबान में बाबा ताता कहता था। हर कोई उसे गोद में उठाए फिरता था। जरी भी इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर चुकी थी। वह बाकायदा फरा से पढ़ भी रही थी। उसके तौर अतवार अब काफी सुलझ गए थे। भांडियल एस्टेट में घाघरा चोली पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली और आंखों आंखों में तोबा शिकन इशारे फेंकने वाली जरी अब एक नए सांचे में ढलती जा रही थी। जरी ने शुरू में कई बार कहा था, मेरा मन ना ही लगता, मुझे जरगां की याद आवत है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मगर अब वो ये फिक्र जैसे भूल ही गई थी। मेरे सामने आते हुए वो ओढ़नी से अपना सीना खूब ढांप कर रखती थी और उसकी निगाह भी नीची रहती थी। ये इसबाक उसे भांडियल एस्टेट में सुल्ताना ही ने पढ़ाए थे। खाना खाने की कुछ ही देर बाद इमरान ने कहा, चलो अब चलें। कहाँ? मैंने दबी आवाज में पूछा। कहीं भी, यहाँ से तो निकलें। ये ना हो कि ये सारी खुशी धरी की धरी रह जाए और हम दोनों के दरमियान फिर जंग छिड़ जाए। इसका इशारा अपने और शाहीन की तरफ था। जब हम अचानक जाने के लिए तैयार हो गए तो वो सब लोग काफी मायूस हुए। इनका ख्याल था कि अब हम आए हैं तो 1-2 दिन रहेंगे और हल्ला गुल्ला होगा। खासतौर से शाहीन चुप नजर आने लगी। वाकई दिल की गहराइयों से इमरान को चाहती थी। इमरान की तरफ क्या सूरत हाल थी इसका कुछ अता पता नहीं चलता था। इमरान ने सबको तसल्ली दी कि वो 1-2 दिन में जरूर वापस आएंगे और फिर हो सकता है कि वीकेंड उनके साथ ही गुजारे। मैं समझ गया कि इमरान को क्यों जल्दी है। हम एक मुसीबत सेक्रेटरी नदीम की शक्ल में होटल लालाजार के कमरे में छोड़ आए थे। इस मुसीबत की निगरानी पर भी एक मुसीबत ही को मुकर्रर किया गया था। मुझे और इमरान को यकीन पूरा था कि नदीम की जेब से ज्यादा कैश निकला है। राजा ने सिर्फ 500 रुपए शो किए थे। हम होटल लालाजार पहुंचे। यहाँ राजा बिल्कुल राजा इंदर बना बैठा था। उसने अपनी टांगे उठाकर मेज पर रखी हुई थी, विस्की से शुगल कर रहा था और कोई 4 दर्जन परी पैकर लड़कियां उसके सामने रक्स कर रही थी। ये लड़कियां दरअसल टीवी स्क्रीन पर थी। राजा ने कोई गर्मा गर्म इंडियन फिल्म लगा रखी थी। वो सब नाचती थिरकती हसीनाओं को एक ही नजर और एक ही आंख से देख रहा था। नीचे तरपाल पर नदीम उसी तरह बंधा पड़ा था। हाँ, ये तब्दीली जरूर आई थी कि उसकी टांग पर बाकायदा प्लास्टर चढ़ा हुआ था।
और सराहने दवाइयों की कई बोतलें और सुरिंजें वगैरह नजर आ रही थी। यकीनन राजा और इशफाक ने मिलकर इसके लिए किसी डॉक्टर का इंतजाम किया था। जैसा कि बाद में पता चला, यह इशफाक राना का एक पड़ोसी और हमराज डॉक्टर था। एक लिहाज से अच्छा ही हुआ था, वरना नदीम की जिंदगी को खतरा लाक हो सकता था। अब इसका क्या करना है, मैंने इमरान से पूछा। मेरा इशारा नीम बेहोश पड़े नदीम की तरफ था। वो बोला, बेहतर तो यही था कि हजरत जलाली साहब यहाँ होते। वो अपने तरीके के मुताबिक इस नमक हराम को कोई यादगार सबक सिखाते, लेकिन वो तो खुद इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान चूल रहे हैं। इस कबीर से हिसाब हमें ही बराबर करना होगा। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, अभी तो इसे किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचाते हैं, जहां ये इत्मीनान से हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा सके। इसके साथ ही इमरान ने इकबाल को फोन किया और उसे कहा कि नदीम के कयाम ताम और दुशनाम वगैरह का मुनासिब इंतजाम किया जाए और इसे लालादार होटल से बाहिफाजत उठा भी लिया जाए। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इमरान के पास शहर में कोई ऐसी खास जगह मौजूद है जहां किसी की दखल अंदाजी का डर नहीं था और वो 2-4 बंदों को वहां मुस्तकिल मेहमान बनाकर रख सकता है और इनसे पूछगछ भी कर सकता है। मेरे फोन पर मैसेज आ रहे थे। ये नुसरत के मैसेज थे। वो मुझसे जानना चाहती थी कि यहाँ लाहौर में असल सूरत हाल क्या है। क्यों भाजी सरवत के साथ यूसुफ भाई के रवैये में नुमाया तब्दीली आई है? क्या वहां अंदरूनी खाना कोई उथल पथल हुई है? ये भनक शायद नुसरत को भी पड़ चुकी थी कि यूसुफ की जर्मन बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। अब मेरे पास इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मौजूद थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता था कि ये मालूमात मेरे जरिए नुसरत और सरवत तक न पहुंचे। मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि यूसुफ के बारे में मैं जो भी मनफी बात करूंगा, सरवत उसका उल्टा असर लेगी। वो यही समझेगी कि मैं उसकी तरफ अपना रास्ता हमवार करने के लिए यूसुफ के मामलात को उछाल रहा हूँ। मैंने इस सिलसिले में इमरान से मशवरा किया। उसकी राय मुझसे कुछ मुख्तलिफ थी। वो बोला, देखो जिगर, हमें इस बंदे की कैटेगरी का पता चल चुका है। ये काफी हद तक मौका परस्त और शायद नफ्स परस्त भी है। अपनी जर्मन महबूबा के इश्क में डूबकर इसने जिस लड़की को बरसों तक काबिल एतबार न समझा, अब उसकी तरफ रजू कर रहा है। अब इसे ये एहसास हो रहा है कि वो पीतल के इश्क में सोने को मिट्टी में रोल रहा था। शायद ऐसे ही मौका के लिए कहा जाता है कि एक टिकट में 2 मजे। महबूबा बीबी का नशा हिरन हुआ है तो अब उसे सरवत नजर आ रही है। वो इसे अपनी कुर्बतें अनाज करना चाह रहा है। दूसरी तरफ उसके वालिद फारूकी साहब भी इस तब्दीली से खुश होंगे। यानी एक तीर से 2 शिकार। ये मोहब्बत नहीं, सरासर मतलब परस्ती है और सरवत को इस मतलब परस्ती से आगाह होना चाहिए। वो आगाह हो जाएगी यार। कुछ भनक तो दोनों बहनों को पड़ ही चुकी है। बाकी सब कुछ यहाँ पाकिस्तान आकर मालूम हो जाएगा। मुझे यकीन है जो हमारे ख्याल हैं वो नुसरत के भी होंगे। वो सरवत को हर ऊंच नीच से आगाह करेगी। फिर भी ताबी तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। चलो सरवत से नहीं तो नुसरत से एक बार तफसील से बात कर लो। उसे समझा दो कि जो शख्स पिछले 2-2.5 साल सरवत को हतकमीज तरीके से नजरअंदाज करता रहा, अब उसका शौहर बनने पर क्यों तुला हुआ है। मैंने इमरान से वादा किया कि मैं नुसरत को फोन करूंगा, लेकिन मैंने किया नहीं। हाँ, मैंने एक आम सा मैसेज जरूर कर दिया। इसमें मैं नुसरत के उस शुबे की तस्दीक की कि यूसुफ और ग्रेस में बिगाड़ पैदा हो गया और ग्रेस उसे छोड़कर वापस जर्मन जा चुकी है। गालबन यही वजह है कि अब यूसुफ सरवत को अहमियत देने पर मजबूर हो रहा है। मुझे यकीन था कि बाकी का काम नुसरत खुद करेगी, लेकिन यहाँ मसला ये था कि सरवत अपने मशरकी मिजाज के मुताबिक यूसुफ को मजाजी खुदा का दर्जा दे बैठी थी। उसकी सारी सितम जरीफियों को अब तक खंदा पेशानी से छीलती रही थी और अब भी झीलने का इरादा रखती थी। कई मौके ऐसे आए थे जब वो यूसुफ के खिलाफ खुला भी बासानी हासिल कर सकती थी, लेकिन बकौल नुसरत उसे खुला या तलाक जैसे लफ्ज ही से नफरत थी। उसके ज़हन में कुछ वहमें बुरी तरह बैठ चुके थे और इनमें से एक ये भी था कि उसने यूसुफ से तलाक लेने का सोचा और उसका जवान भाई नागाहानी मौत का शिकार हो गया। अब नुसरत की संगीन बीमारी को भी अपनी अज़दवाजी हालात और सोचों से नथी कर चुकी थी। यह ख्याल किसी अकीदे की तरह उसके जहन में रासिक था कि वो तलाक लेने वाला गुनाह करेगी तो नुसरत की मौत पर मोहर तस्दीक लग जाएगी। मैंने इमरान ने इस मौजू पर कई बार बहस और तबसरा किया था। आखिर क्यों ऐसे वाहमे, ऐसे बेबुनियाद अकीदे इंसान के जहन में पलते हैं और परवान चढ़ते हैं? क्या यह इंसान के अंदर की कमजोरियां होती हैं जो इन वाहमों में जकड़ा जाता है? मैं फलां काम करूंगा तो उसकी सजा मुझे फलां तरीके से भुगतना पड़ेगी। मैं इस तरह से खुशी हासिल करूंगा तो इसका खुमियाजा मुझे इस अलमिये की सूरत में झीलना पड़ेगा। अब बज़ाहिर एक गुमराह और कदर शनास शौहर से रुख फेरने में और छोटी बहन के बीमार होने में कोई ताल्लुक नहीं था, मगर सरवत ने अपने जहन में यह ताल्लुक बनाया हुआ था। इस ताल्लुक पर एक जोरदार ज़र्ब लगाए जाने की जरूरत थी। बेबुनियाद वाहमे के इस बुत को यकीन के कुल्हाड़े से चिकनाचूर किया जाना जरूरी था। अब वाहमों के खिलाफ लड़ रहे थे और अब वाहमे का एक और सोमनाथ हमारे सामने था, लेकिन पता नहीं कि इस सोमनाथ पर मैं खुद कोई कल्हाड़ा चलाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सोमनाथ को तोड़ने वाली खुद सरवत हो। अगले रोज मैं और इमरान डिफेंस वाली कोठी में वापस आ गए। खूब रौनक रही। बारबेक्यू का जो प्रोग्राम काफी अरसे से मुलतवी हो रहा था पाया तकमील को पहुंचा। मैडम सफूरा भी इस खुशगवार तकरीब में शरीक हुई। वो हल्का फुल्का रक्स भी कर लेती थी।
उसके रक्स ने महफिल को दुबाला किया। उसने खींचकर इमरान को भी अपने साथ शरीक कर लिया। इमरान भी हर फन मौला शख्स था। उससे पहले मैंने उसे पुराने मोहल्ले में चाचा नज़ीर की शादी पर रक्स करते देखा था। बड़ी खूबसूरती और लय थी उसकी हरकतों सकनात में। कौन कह सकता था कि रेशम की तरह नर्म ये शख्स है, वक्त आने पर फुलाद बल्कि दहका हुआ फुलाद बन जाता है। शाहीन और जरी ने भी इस हल्के फुल्के रक्स में शिरकत की। फराह और आतिफ ने गिटार बजाने पर इक्तिफा किया। मैं और इकबाल तालियां बजाते रहे। जिंदगी में संगीनी और रंगीनी साथ साथ चलती है। इस बात का इल्म सिर्फ मुझे और इमरान को था कि जहां यह महफिल बरपा है वहीं जमीन में सिराज के खतरनाक गुंडे की लाश भी दबी हुई है। इस तकरीब के दौरान में ही मेरे सेल फोन पर कॉल आई। यूसुफ की तरफ से थी। यूसुफ ने मुझे बताया कि परसों सरवत ऑस्ट्रिया से वापस आ रही है। इस खुशी में एक गेट टुगेदर है। मुझे और इमरान को सूरत आना है। वक्त रात 9 बजे का था। मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मेरी और सरवत की कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी।